Yes, good evening all. Am I audible? Yes, sir. Okay. Good. Light on. Good evening, sir. Yes, good evening. Good evening all. Good. Yes, good evening. So, I think in next 3 to 4 class, I will teach you about the basic chemistry. Then I will teach you about the polymer only. Okay. I have prepared some slides for polymer. So we will discuss about polymer from next, I think next, after I need 3 to 4 more class to complete this chemistry portion. Then I will teach you about the polymer. Polymer processing, type of polymer, okay, and their properties and like that. ठीक है, तो हम आगे से पॉलीमर पढ़ेंगे 3-4 क्लास बाद. ठीक है. Okay. हाँ, उसमें टोटल पॉलीमर के बारे में बताऊंगा मैं, क्या क्या टेक्निक्स यूज होती है और कैसे उसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करते हैं. और ठीक है, तो अभी एक बार ये कंप्लीट कर लेते हैं. तो हमने इसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया था पीरियोडिक टेबल के बारे में. आई थिंक 2-3 क्लास पहले डिस्कस किया था कि क्या जरूरत थी पीरियोडिक टेबल की, और हमने कैसे पीरियोडिक टेबल कैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया था. जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसका पिक्चर आप देखते हैं लेबोरेटरी में या अपनी बुक में कहीं भी, तो वो पहले वैसी नहीं थी. मतलब उसका स्टार्टिंग से कैसे वो डेवलप हुई उसके बारे में हम पढ़ा था. मैं उसको एज ब्रीफ आपको थोड़ा सा बता देता हूँ. सबसे पहले जो डोबिनियर थे, डोबिनियर, उन्होंने ट्राइड्स बनाए थे कि एलिमेंट्स को 3-3 एलिमेंट्स को अरेंज किया था. उन्होंने अरेंज कैसे किया था कि जो फर्स्ट एलिमेंट्स है, जैसे यहाँ पे क्लोराइड दिख रहा है और यहाँ पे आयोडीन दिख रहा है, तो क्लोरीन और आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट का एवरेज था. तो उसका जो एवरेज आया था वो मिडल वाले एलिमेंट्स के लगभग सेम था. तो इस तरह से उन्होंने डिफरेंट ट्रायड्स बनाए थे और उनकी प्रॉपर्टी भी लगभग मतलब इन तीनों की प्रॉपर्टी लगभग सेम है. बट जो बीच वाला है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट और लास्ट के एवरेज है. ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने ये ट्रायड्स में अरेंज किया था. उसके बाद हमने पढ़ा था, मैंने पढ़ा दिया इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ. यहाँ पे स्लाइड में शेयर कर दूंगा तो आप एक बार देख लेना, अगर जो जिन जिन बच्चों ने क्लास ज्वाइन नहीं की उनके लिए. सेकेंड, न्यूलैंड का ऑक्टेव था. तो न्यूलैंड ने क्या किया था कि एलिमेंट्स को ऐसे जमाया था 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, 7 जमाया था और 8वां जो एलिमेंट था उसको यहाँ पे रखा था. और उन्होंने बोला था कि फर्स्ट और 8 की प्रॉपर्टी लगभग सेम है. वैसे ही 8 9 10 11 8 9 10 11 12 13 14 और 15, मतलब इस टाइप से उन्होंने अरेंज किया था, जो हम अभी नेक्स्ट टाइम में देखेंगे. उसको बोलते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव. हाँ, ऑक्टेव्स लाइक दैट. ये देखिए इसमें कैसे किया इन्होंने कि ये 7वां यहाँ पे आ गया अब, है ना, 7वां 9वां. उस टाइम मतलब ज्यादा एलिमेंट्स नोन नहीं थे, तो उन्होंने इस टाइप से उनको जमाया था. तो उसके हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 है.
7 के बाद 8वां वापस इन्होंने यहाँ रखा, फिर 9, 10, 11, 13, 14, 15 और 16 को यहाँ पे रखा इस टाइप से, है ना। ठीक है, ये 7 हो गए, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, सॉरी। ठीक है, तो 15वां एलिमेंट वापस यहाँ पे रखा, यहाँ पे 8वां एलिमेंट रखा। तो इस तरह से इन्होंने इनका जो ग्रुप बना, तो ये बोल रहे थे कि जो ग्रुप में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, ठीक है ना। तो उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर इस टाइप से उन्होंने अरेंज किया था, क्योंकि उस टाइम काफी ये 1863 में दिया गया था, देखिए काफी पहले दिया था। तो उस टाइम काफी एलिमेंट्स नॉन नहीं थे, ओनली कुछ एलिमेंट ही उस टाइम नॉन हुए थे, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इसको अरेंज किया था। तो उसके बाद ये जो थे लोथमेयर्स, उन्होंने एक एटॉमिक कर्व दिया था, उसके अकॉर्डिंग आपका जो रेडियस है वो एक बार डाउन होगा, फिर वापस बढ़ता है, फिर वापस डाउन होता है, फिर वापस बढ़ता है, फिर वापस डाउन होता है, इस टाइप से था। तो ये क्यों था, कोई बता सकता है? ये मैंने पढ़ाया था। ऐसा क्यों हो रहा है कि हम जब किसी एलिमेंट्स सॉरी जब हम एलिमेंट्स के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर रहे हैं, देखो ये क्या है, एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट आपका यहाँ बढ़ रहा है, ठीक है। ये 2 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 जैसे इस टाइप से एटॉमिक वेट जम रहा है। और जो आपकी ये एक्सिस है, यहाँ पे आपका एटॉमिक वॉल्यूम जम रहा है। एटॉमिक वॉल्यूम मतलब कितना बड़ा आपका एटम है, ठीक है। तो एटम कितना बड़ा है यहाँ पे देखेंगे तो इसकी साइज ये वाली है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपकी साइज ये है, ठीक है। जैसे हम हायर एटॉमिक वेट की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसकी साइज कम होती जा रही है, फिर अचानक से इसकी साइज बढ़ रही है, फिर वापस कम हो रही है, फिर अचानक बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? कोई बता सकता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सर उसका एटॉमिक मास बढ़ते जा रहा है। हाँ हाँ, एटॉमिक मास बढ़ता जा रहा है तो क्या होगा? मतलब यहाँ पे ये है कि इलेक्ट्रॉन और हाँ प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि हो रही होगी। हाँ हाँ, शाबाश, सही है। तो हाँ, हाँ, तो हो क्या रहा है, मतलब फाइनली देखो, कुछ चीज बढ़ रही है, आप बोल रहे हो प्रोटॉन की संख्या में बढ़ रहा है, तो मतलब या तो बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए। तो प्रोटॉन बढ़ रहा है, तो प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव सर चार्ज होता है। हाँ, तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ज्यादा, अगर ज्यादा हाँ। ज्यादा अगर ज्यादा आपके प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेंगे, तो इसकी साइज छोटी होनी चाहिए ना। पर आप यहाँ पे देखिए, छोटी छोटी होती है। हाँ, तो यहाँ पे छोटी हो रही, फिर वापस एकदम बढ़ रही है, फिर वापस छोटी हो रही, फिर बढ़ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूट्रलाइज कर रहा है, हम्म। मीन्स उसका ये बढ़ने की वजह से। हाँ, इसमें एक मैंने बताया था कि जैसे इसमें अगर ये फर्स्ट सेल है ना, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही हाँ भरेंगे। जैसे ही तीसरा इलेक्ट्रॉन हाँ भरेगा तो तीसरा इलेक्ट्रॉन आगे वाली सेल में भरेगा, ठीक है। तो हाँ। इसकी साइज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी ना। देखो स्टार्टिंग में यस एक सर। एक इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन गया था तो इसकी साइज छोटी हुई, लेकिन जैसे ही तीसरा इलेक्ट्रॉन भरा तो इसकी साइज बढ़ गई। अब जब तक 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे तो उसकी साइज छोटी होती हाँ जाएगी, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा पावरफुल हाँ होता है इलेक्ट्रॉन से, तो वो ज्यादा खींचेगा। बट जब जब हमने 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए और फिर और इलेक्ट्रॉन बढ़ना चाह रहे हैं, तो फिर वो आगे वाली सेल में भरेगा, ऊपर वाली सेल में, तो इसकी साइज वापस बढ़ यस जाएगी। तो समझ लो, एक बार यस। साइज कम होती जा रही है, फिर बढ़ रही है, फिर वापस कम होती जा रही है, फिर बढ़ रही है। तो ये क्यों हो रहा है कि आपका जब एक सेल पूरा भर जा रहा है तो जो नया इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाली सेल में भरेगा, तो आपका साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यस साइज बढ़ेगा, यस वापस कम होता जाएगा, वापस बढ़ेगा, वापस कम होता जाएगा। तो ये ट्रेंड समझ में आया है? ऐसा क्यों है? समझ में आ गया ना ये चीज? यस सर। Yes. हाँ, ओके। इसमें एक्चुअली ऑक्टेट ऑक्टेट रूल्स भी उसके ये हो रहे हैं, हाँ हाँ, वो भी हम इससे बात कर सकते हैं कि आपके मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे तो 9वां इलेक्ट्रॉन है वो आगे वाली क्लास में जाएगा, तो आपकी साइज छोटी हो जाएगी इसकी, ठीक है ना। तो हाँ, उसके बाद जो मेंडलीव थे, उनके नाम से ही जो अभी टेबल है वो दी गई थी, मेंडलीव टेबल। तो मेंडलीव टेबल में क्या था कि उन्होंने एटॉमिक मास को मतलब बढ़ते हुए क्रम में रखा, और उन्होंने इस टाइप से टेबल दी थी। ये देखिए, उन्होंने ये टेबल बनाई थी कि हाइड्रोजन सबसे पहले दिया, फिर लिथियम। मतलब इन्होंने क्या किया, इसका एटॉमिक वेट बढ़ रहा है, एटॉमिक वेट यहाँ पे 1 है, फिर उस टाइम 2 का 2 किसका होता है, हीलियम का। हीलियम। हाँ सॉरी, तो हीलियम का होता है, लेकिन हीलियम यहाँ पे उस टाइम पता नहीं था, तो हीलियम को छोड़ दो। फिर लिथियम पता था,
इसका 6 था, 9 था, फिर बोरोन का 10 था, कार्बन का 12 था। तो उन्होंने इसको एज ए बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया और उन्होंने बताया कि जो एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, मतलब लगभग समान है। हाँ, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग उन्होंने ग्रुप बनाए और उन ग्रुप को नाम दिया ए और बी। मतलब एक ही ग्रुप में, ये तो ग्रुप के नेम ये है, सब 1 2 3 4, तो टोटल कितने ग्रुप बनाए? 8। 9। हाँ, 8 तो उन्होंने ग्रुप बनाए और हर ग्रुप को उन्होंने दो दो डिवीजन में बनाया, ए और बी। ठीक है, तो ए और बी ऐसा उन्होंने अरेंज किया। तो इस तरह से उन्होंने मतलब पूरा पीरियोडिक टेबल को उस टाइम बनाया था। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत थी कि जो सपोज कार्बन 12 है, तो कार्बन 12 में क्या होता है कि कार्बन 12 होता है और कार्बन 13 होता है। ये अपने को पता है ना, कार्बन 12 और कार्बन 13, मतलब इसके दो आइसोटॉप्स है। आइसोटॉप्स क्या मतलब कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं? हाँ, जिसमें प्रोटॉन सेम हो। तो इनमें प्रोटॉन तो सेम है, प्रोटॉन तो दोनों में 6 ही होंगे। ठीक है, इसमें भी 6 होंगे और इसमें भी 6 होंगे, बट इसमें न्यूट्रॉन अलग अलग है। न्यूट्रॉन कितने होंगे इसमें कार्बन 12 में? कितने होंगे कार्बन में? न्यूट्रॉन 6 होगा ना? वेरी गुड, हाँ 6 होंगे, न्यूट्रॉन 6 होंगे और यहाँ पे न्यूट्रॉन 7 होंगे। तो 7 मतलब होगा। हाँ, तो ये आइसोटॉप्स हुए जिसमें प्रोटॉन की संख्या सेम होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंस होती है, वो आइसोटॉप्स होते हैं। ठीक है, तो अब कार्बन, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कार्बन के लिए उन्होंने एक ही ग्रुप दिया, तो मैं इसको कहाँ रखूंगा फिर, कार्बन 13 को? ठीक है, इसका एटॉमिक वेट 13 है ना, तो इसको मैं 13 में रखूंगा, तो 13 तो यहाँ बनाया ही नहीं है। तो मतलब इस तरह की कंट्रोवर्सी डेवलप हुई थी। तो उन्होंने बोला था कि ये जो पीरियोडिक टेबल है ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इसमें हम जो आइसोटॉप्स है उनको नहीं रख सकते। ठीक है, नहीं रख सकते। हाँ, तो ये दिक्कत आई थी। तो उसके बाद जो लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल है वो हम आज से पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें ये जो डिटेल है ये सिंपल सी डिटेल है। उसमें टोटल उस टाइम टोटल 63 एलिमेंट्स ही फाउंड थे। ठीक है, तो उन्होंने 8 रो बनाई थी, 7 ग्रुप बनाए थे। ठीक है, और उनको वापस ए और बी में डिवाइड किया था। 8 ग्रुप हैज 9 एलिमेंट इन द ग्रुप ऑफ द 3 ईच। ओके, तो इस तरह से टोटल 8 ग्रुप हो गए और ये जो हमने अभी पिछली बार में देख लिया था। ठीक है, हाँ जस्ट मिनट। हाँ, तो अब मेरिट ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या थी? मेंडलिफ ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो क्या थी कि प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। ओके, तो उन्होंने ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर दिया था कि कुछ एलिमेंट्स मिस हो रहे हैं। देखिए आप कैलकुलेटर वापस देखिए एक बार फिर से। ठीक है, तो इन्होंने कुछ चीजें कुछ जगह मतलब इन्होंने छोड़ रखी थी, है ना। तो जैसे कि देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे जैसे जर्मेनियम है, गैलियम है और स्कैंडियम है। तो हाँ, तो उनको मतलब उन्होंने बोला कि सपोज यहाँ पे है ना, ये गैलियम है, ठीक है, जर्मेनियम है, जर्मेनियम इसमें कहाँ दे रखा है? जर्मेनियम जर्मेनियम इसमें एक मिनट देखना पड़ेगा, शायद इसमें जर्मेनियम जर्मनियम 69.72 69.72 का ओके जो 69.72 ओके yes, 88 yeah. यस ये गैलियम है। हाँ ये 72, Yes. हाँ ये देखिए, हाँ ये 72.59 ये जर्मेनियम हो गया, Yes. ये गैलियम हो गया, है ना। तो ये पहले पता नहीं था, Yeah. लेकिन ये पीरियोडिक टेबल बनाने के बाद उनको लगा कि इनके बीच में कुछ एलिमेंट होने चाहिए, तो वो एलिमेंट बाद में उनको पता चला था। ठीक है, तो ये मतलब प्रिडिक्शन मतलब पहले से अनुमान लगा लिया था। ये पीरियोडिक टेबल बनने के बाद ऐसा अनुमान लगा दिया कि ये कुछ एलिमेंट्स और होने चाहिए। ठीक है, ये बाद में मतलब पता चले कि ये भी एलिमेंट होता है, लेकिन उन्होंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे कुछ खाली जगह है जहाँ पे कि नए एलिमेंट आने चाहिए। देन सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट, मतलब पहली बार इन्होंने इतना सारे एलिमेंट्स को एकदम जमा दिया था, तो काफी अच्छा मतलब काम था। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किया था उन्होंने। और करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास, इससे काफी जो एलिमेंट्स थे उनके एटॉमिक मास गलत मेजर किए थे, वो भी यहाँ पे उनसे सही हुए थे। तो ये उनकी मेरिट्स, मेरिट मतलब अच्छी चीजें थी पीरियोडिक टेबल की। ठीक है, लेकिन हाँ, तो मेंडलिफ ने क्या बोला था? इफ द एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट्स वाज टू प्लेस्ड इन द रॉन्ग ग्रुप देन द वेट मस्ट बी रॉन्ग।
ओके, अगर उसको उसका वेट गलत है तो ही उसको गलत, मतलब वो गलत जगह पे होगा। ठीक है, इफ द एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज टू बी प्लेस्ड इन द रॉन्ग ग्रुप देन द वेट मस्ट बी रॉन्ग। ठीक है, अगर उसको मतलब अगर उसको गलत ग्रुप में रख दिया है, ठीक है, जैसे कि मेरे को मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मेरे को कोई एक एलिमेंट है एक्स और मैंने यहाँ पे उसको लिया वाई। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ए है एटॉमिक वेट और यहाँ पे मेरा होना चाहिए एटॉमिक वेट बी, पर मेरा एटॉमिक वेट बी नहीं आके कुछ अलग आ रहा है। ठीक है, सपोज वो आ रहा है सी, तो इसका मतलब है कि मैंने जो ये वेट मेजर किया ना बी, ये गलत है, इसका एक्चुअल वेट सी ही होना चाहिए। तो इसका मतलब मैंने जो एटॉमिक वेट कैलकुलेट किया था वो गलत किया था। तो इस अरेंजमेंट से काफी करेक्शन मिली, जिसमें कि जो बेरिलियम, इंडियम, ये जो थे एलिमेंट, यूरेनियम, इनके इनके जो एटॉमिक वेट जो पहले कैलकुलेट किए थे वो गलत कैलकुलेट किए थे। तो ये टेबल बनने के बाद जब उन्होंने उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया तो उनको लगा कि नहीं कुछ गलती हुई है, उन्होंने वापस रिवाइज किया और उनको सही एटॉमिक वेट दिया। तो ये सबसे बड़ी मेरिट है इसकी, अच्छी चीज है। ओके, देन so confident in his table that he used to predict the physical property of three elements that were yet unknown। ठीक है, जो कि उस टाइम तक पता ही नहीं थे, उसके बारे में भी उन्होंने बता दिया कि यहाँ पे आगे 3 एलिमेंट पाए जाएंगे फ्यूचर में और उनकी प्रॉपर्टी ये होगी। मतलब कि एलिमेंट अभी तक पता ही नहीं है लेकिन उसकी प्रॉपर्टी पहले से उन्होंने बता दी। ये काफी अच्छी चीज है ना उस टाइम के लिए। यस सर। हाँ, कि एलिमेंट तो पता ही नहीं है लेकिन उन्होंने पहले से बता दिया कि नहीं यहाँ पे कुछ एलिमेंट खाली जगह है, तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट आएंगे और उनकी प्रॉपर्टी ये होगी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस टाइम के लिए। तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ दिस अननोन एलिमेंट बिटवीन 1874 टू 1885 एंड द फैक्ट दैट मेंडली प्रिडिक्शन ऑफ स्कैंडियम गैलियम। ओके, तो ये जो एलिमेंट है ये बाद में पता चले थे और इनको स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, ये जो एलिमेंट है ये बाद में पता चले और इनको बाद में उस टेबल में रखा। लेकिन इसकी उन्होंने भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी कि ये एलिमेंट पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी मेरिट है। हाँ, अब हम कमियां भी पढ़ेंगे, डिफेक्ट्स। ओके, हमने अच्छी चीजें पढ़ ली मेंडले के बारे में, लेकिन कमियां क्या थी। तो कमी सबसे पहले क्या कमी थी जो मैंने बताया था आपको, कि इन्होंने आइसोटोप के बारे में नहीं बताया कि अगर कार्बन का 12 है और कार्बन 13 है, लेकिन है तो वो कार्बन ना, मतलब उसका एटॉमिक वेट चेंज हो रहा है बट वो है तो कार्बन, तो उसको कहाँ रखेंगे, उसके बारे में इन्होंने नहीं बताया। तो सबसे पहली कमी ये थी उनकी। ठीक है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में भी इन्होंने नहीं बताया कि क्योंकि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी होती है ना, हाइड्रोजन जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, हाइड्रोजन को हम जनरली क्या समझते हैं, गैस है, ये जी गैस समझते हैं ना। पर हाइड्रोजन को, हाँ, पर आपने वो चीज जैसे कि देखा होगा, हाइड्रोजन H प्लस के रूप में भी पाया जाता है, H प्लस आयन पाया जाता है ना जनरली। वाटर जैसे आपका HCl एसिड है तो HCl में क्या होता है, जब HCl डिसोसिएट होगा तो क्या होगा, H प्लस Cl माइनस, हाँ, यही H बनेगा plus ना। Cl minus। हाँ, यस। हाँ, जैसे H2SO4 है तो उसमें भी यही होगा। हाँ। ठीक है ना, इसमें भी आपका सल्फेट आयन बनेगा SO4-2 और हाइड्रोजन आयन बनेगा। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन आयन की तरह, मतलब पॉजिटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन कौन कौन शो करता है जनरली, आपके मेटल। मेटल कैसे, जैसे कि सोडियम है, सोडियम हमेशा Na प्लस में शो करेगा। आपके हाँ, और मेटल के नाम बताइए, कॉपर है तो Cu प्लस में शो करेगा, Cu प्लस और Cu प्लस। और अगेन अर्जेंटीना कुछ ऐसा सिल्वर। हाँ, सिल्वर है तो वो भी Ag प्लस। तो इस हिसाब से तो मेरे को ये और बोलना चाहिए ना कि जो हाइड्रोजन है वो मेटल से सिमिलर है। ठीक है, तो अब मेरे पास दो स्टेटमेंट हो गए, मैं एक तरफ तो बोल रहा हूँ कि हाइड्रोजन गैस है, दूसरी तरफ मैं बोल गैस रहा हूँ कि और एक तरफ हाइड्रोजन, सॉलिड है। हाँ, दूसरी तरफ मैं बोल रहा हूँ कि जो हाइड्रोजन है वो एज ए मेटल बिहेव कर रहा है। तो फिर मेरा तो मतलब वो दिक्कत हो गई, अब इसको मैं रखूंगा, मैं उनको मेटल के साथ रखूं या गैस के साथ रखूं। तो इसकी जो पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन, उसके बारे में मेंडली नहीं बता पाए थे। ठीक है ना, तो ये भी उनका एक विड्रॉल था। देन एनोमस पेयर, उन्होंने कुछ जो पेयर बनाए थे, जैसे आर्गन एंड पोटेशियम, कोबाल्ट एंड निकल एंड टेलुरियम एंड आयोडाइड, ये इनकी कोई सिमिलरिटी नहीं है, फिर भी उन्होंने इनको साथ में रख दिया। तो ये उनका गलत था, मतलब ये जो उन्होंने ग्रुप बनाए थे ना वो गलत ग्रुप बना दिए थे, तो ये उनकी कमी थी। और उसके बाद
पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन के 3, अगर उसके एटॉमिक वेट देखा जाए तो इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, तो इसको 1 2 3 ऐसा अरेंज करना चाहिए एटॉमिक वेट के हिसाब से, बट ऐसे नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये तो एक ही एलिमेंट है, तो ये इनकी तीसरी कमी थी, ठीक है ना। तो ये और ये चौथी कमी थी, क्या थी, केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स आर ग्रुप टुगेदर। जो कुछ जैसे कि 1 है, उन्होंने ग्रुप बनाया था ना, 1 में ए बनाया था और 1 में बी बनाया था, तो 1 के ए में Yes. कॉपर है और 1 के बी में सोडियम है, बट कॉपर और सोडियम बहुत अलग एलिमेंट है, ठीक है। कॉपर को पता है ना, कॉपर की तो हम सोडियम की हम मेटल, सोडियम मेटल को हम यूज नहीं करते ना, सोडियम मेटल कहाँ यूज होता है, वो मतलब साल्ट में यूज होता है, नॉर्मल साल्ट में, तो उसकी प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन कॉपर मेटल में पाया जाता है, ठीक है, मतलब कॉपर क्या बोलते हैं, हार्ड मेटल की तरह पाया जाता है, लेकिन सोडियम होता है वो बहुत सॉफ्ट मेटल की तरह पाया जाता है, तो इन दोनों में भी, इन दोनों की प्रॉपर्टी भी बहुत अलग है, लेकिन उनको भी इन्होंने एक ही क्लास में रखा था। यस तो ये भी उनकी गलती थी। देन केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन डिफरेंट, तो कुछ जो जैसे कॉपर और मर्क्यूरी दोनों सेम है, इनकी प्रॉपर्टी लगभग सेम है, लेकिन इनको अलग अलग ग्रुप में रख दिया, मतलब जिसकी सेम प्रॉपर्टी उनको अलग अलग रख दिया, और जिनकी अलग अलग प्रॉपर्टी उनको सेम में रख दिया, ठीक है, तो कहीं कहीं ये दिक्कत आई थी, तो ये भी ठीक है। तो अब हम यहाँ तक मेंडलीव के बारे में पढ़ गए। अब क्या हुआ, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज पब्लिश्ड इन 1905, ठीक है ना, 1905 में ये पब्लिश हुई थी, व्हेन नो वन हैड द आइडिया ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखिए, मतलब उस टाइम तक एटम के बारे में भी पता नहीं था, समझ रहे हो आप, एटम के बारे में भी पता नहीं था, उससे पहले ही इन्होंने इसको अरेंज करके दे दिया, मतलब बहुत बड़ी चीज की थी इन्होंने वैसे, अगर देखा जाए तो, क्योंकि उस टाइम, अभी तो हमारे पास काफी सारा नॉलेज है, तो उसके हिसाब से हम बोल पा रहे हैं, लेकिन उस टाइम उनको इवन एटम के बारे में भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना अच्छा अरेंज किया था, तो ये काफी बड़ी उपलब्धि थी, ठीक है। तो मेंडलिव्स नेम हैज बीन immortalized by naming the element with the atomic number 101 as a Mendelevium, ठीक है ना। तो उनकी मतलब याद में और उनके काम को अप्रिशिएट करने के लिए जो 101 एलिमेंट था, उसका नाम हमने मेंडेलेवियम डाल दिया, ठीक है ना, तो उसका मतलब कंट्रीब्यूशन रहेगा ऐसा। तो दिस नेम वाज proposed by American scientist Glenn T. Seaborg. The discovery of this element is recognition of the pioneering role of great Russian chemist who was the first to use the periodic system. ठीक है, तो ये जो रशियन साइंटिस्ट है मेंडलीव, इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी, उसकी वजह से ही ये एलिमेंट नोन हो पाया, इसलिए उनके नाम पे इसको एलिमेंट को रखा था, जैसे हम रखते ना गांधी मार्ग, सुभाष मार्ग, उनकी तो सर मतलब ये 101 वाला एलिमेंट था कौन सा? इसको मैं मतलब 101 जिसका ये एटॉमिक मास जिसका 101 था, जिसका एटॉमिक मास अच्छा 101 था ना, उसका नाम हमने मेंडलीव डाल दिया, जैसे इसको हम मेंडलीव ही बोलते हैं, मतलब सोडियम पोटेशियम ऐसे है ना, ऐसे उसका नाम हमने मेंडलीव में डाल दिया, जब वो नोन हुआ था तो उसका नाम ऐसे डाल दिया, मतलब साइंटिस्ट के नाम से डालते हैं ना बहुत सी चीजें, जो साइंटिस्ट Yes, sir. कुछ जी जी कुछ इनोवेट करता था, हम उसके नाम से डालते, जैसे न्यूटन्स के लॉ, गति के नियम नहीं पढ़ते ना, न्यूटन्स के नियम पढ़ते, न्यूटन्स के द लॉज ऑफ वेलोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ वेलोसिटी, हम क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी के Yes. नियम है, लेकिन न्यूटन्स को क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि न्यूटन्स ने दिए थे, तो वो Yes. खोज साइंटिस्ट को, हाँ, जिसने खोज की उसका नाम, उसको थोड़ा मतलब वेटेज देने के लिए, है ना। तो उस टाइप Yes. से उन्होंने दिया था, और इसे अरेंज करने करने से हमको काफी फायदा मिले, एलिमेंट्स को सही ढंग से अरेंज करना, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में काफी चीजें हमको पता चली, और उसके बाद हमने काफी सारे एलिमेंट्स पता भी किए, और उन्होंने कुछ प्रिडिक्ट भी किया था, उन्होंने प्रिडिक्ट किया था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, ठीक है ना, जो पता ही नहीं था उनके बारे में भी बता दिया था, वो बहुत अच्छी चीज थी। ओके, और उसके बाद ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट जो भी थे उनकी मतलब खोज भी हुई थी। तो ट्रांस यूरेनियम क्या होता है, जो यूरेनियम के जो बाद में आते हैं, यूरेनियम से जो भारी है, ठीक है, यूरेनियम ऑलरेडी बहुत भारी एलिमेंट है, उससे भी जो भारी है, ठीक है ना, तो उसको ट्रांस यूरेनियम हम पढ़ेंगे आगे, अभी मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो नाउ वी आर मूविंग टू द लेटेस्ट मॉडल ऑफ periodic arrangement which is the modern periodic law and the modern periodic table, ठीक है। तो अब मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं पीछे थोड़ा फास्ट आया था, और अभी काफी स्टूडेंट है, तो मैं आपको एक अनाउंस करना चाह रहा हूँ कि हम 2-3 क्लास पढ़ेंगे केमिस्ट्री, उसके बाद मैं आपको पॉलीमर पढ़ाऊंगा, पॉलीमर की यस प्रोसेसिंग, पॉलीमर मोल्डिंग,
इंजेक्शन फर्नेस, ओके, और पॉलीमर टेम्परेचर के साथ कैसे बिहेव करता है, मैंने सारी स्लाइड बना दी है और अब वही पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यस ये सर, चीजें हो बिल्कुल। गई काफी। वो आपको जो 6 महीने का कोर्स जो कर रहे हैं उनका सिलेबस भी मैंने देखा, वो उनके लिए भी फायदेमंद रहेगी, ठीक है, तो जी वो जी हम पढ़ेंगे। तो सर अभी वो सिलेबस थोड़ा शेयर हो सकता है क्या, 6 मंथ का? सिलेबस वो आपके स्टूडेंट से ही लीजिए, मुझे भी किसी स्टूडेंट ने दिया मैं था। भेज दूंगा, मैं गणेश से मैं भेज दूंगा। हाँ हाँ ओके ओके ठीक है। हाँ, वो मैं आप अनिल शेयर, शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप प्लीज इनसे शेयर कर लीजिए और फिर हम वही पढ़ेंगे, ओके तो उससे क्या कि आपको एटलीस्ट पॉलीमर के बारे में बहुत सी चीजें जानने मिलेगी, है ना। ओके यस ओके यस सर। ठीक है, चलो तो अभी हाँ यहाँ पे आ गए हम। अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, या ठीक है, तो उसको हम देखिए, अब क्या है, देखो एटम होता है, एटम में 3 चीजें होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। हाँ, तो अब हम एक एक चीज के बारे में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन है, वो किसी भी एटम का निकल सकता है बाहर, मतलब इलेक्ट्रॉन के हिसाब से किसी को काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना। जैसे सोडियम है, नहीं। आप बोलोगे सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सपोज उसमें से एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया, तो वो 10 इलेक्ट्रॉन ही बचे, तो फिर उसको मैं यस। कहाँ रखूंगा, तो वो मतलब उसको दिक्कत हो गई। चलो हम इलेक्ट्रॉन को नहीं ले सकते हैं अरेंजमेंट के लिए। फिर न्यूट्रॉन को ले, तो न्यूट्रॉन को कैसे ले सकते हैं, क्योंकि किसी में न्यूट्रॉन होता है, किसी में नहीं भी होता है, जैसे हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, हाइड्रोजन में केवल एक प्रोटॉन होता है, उसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, तो उसको कहाँ रखेगा, तो इसके लिए हम न्यूट्रॉन को भी नहीं ले सकते, ठीक है, अरेंजमेंट के लिए। उसके बट आइसो हम, बार में प्रॉब्लम भी है ना सर? हाँ हाँ हाँ, बस बस वही है, ठीक है ना। आइसो बार में। हाँ, आइसोबार में आइसोबार मतलब उसका वेट सेम होगा, तो उसमें वो अलग चीज हो यस। गई, है ना। तो मतलब कुल मिलाकर न्यूट्रॉन किसी में होता है, किसी में नहीं होता, किसी में एक ही एलिमेंट, जैसे कार्बन में एक कार्बन के दो दो आइसोटोप होते हैं, तो एक में 6 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, दूसरे में 7 पाए जाते हैं, तो मतलब ये बात कंट्रोवर्सी है। तो हम न्यूट्रॉन को भी नहीं ले सकते, बट प्रोटॉन को ले ओके। सकते हैं कि नहीं ले सकते, बताइए, प्रोटॉन को ले लेकिन सकते सर हैं। हाइड्रोजन के तो 3 समस्थानिक होते हैं ना, 1H1 हाँ 1H2 1H3। हाँ हाँ तो हाँ सर इसमें तो इलेक्ट्रॉन तो निकल सकते हैं ना, जैसे आप कह रहे हो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ओनली प्रोटॉन होता है एक। नहीं नहीं, प्रोटॉन इसी। होता तो इलेक्ट्रॉन हो गई, मतलब मेरा कहने का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ अच्छा अच्छा, प्रोटॉन तो अगर आपका एक प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन हो गई, ये हमेशा दिमाग में हाँ रखिए हाँ कि आपके जितने प्रोटॉन होंगे हाँ। उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। मैं बात बार बार बोलूंगा नहीं इस चीज को, लेकिन ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग अच्छा। है ना, क्योंकि हाँ हाँ कोई भी एटम न्यूट्रल है ना, हाइड्रोजन, अगर मैंने बोल दिया इसमें एक प्रोटॉन है, हाँ तो ये अंडरस्टूड है कि ये एक हाँ इलेक्ट्रॉन भी है। मैं अगर इसमें सपोज हाँ बोलता हूँ हाँ। सोडियम में आपके 11 प्रोटॉन ओके। है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा 11 इलेक्ट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन आपको खुद समझना है कि हाँ हाँ। न्यूट्रल है तो ओके वो भी ओके होगा, ठीक। ठीक है, तो ये चीज थी। हाँ, तो मैं बोल रहा था ये चीज को कि आपका जो हाँ, इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन आराम से निकाला जा सकता है, तो वो दिक्कत करेगा। मतलब मैं अभी अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ, अगर मैं एटम्स जो भी मेरे एलिमेंट्स है अगर उनको मैं अरेंज कर रहा हूँ, तो मैं इलेक्ट्रॉन को नहीं ले सकता, मैं न्यूट्रॉन को नहीं ले सकता। क्या मैं प्रोटॉन को ले सकता हूँ क्या, सोच के बताइए। आपको मैं आराम से 1 मिनट दे रहा हूँ, सोचिए कि अगर मैं, मेरे पास सपोज 100 एलिमेंट है, 100 अलग अलग एलिमेंट्स है, अगर मैं उनको प्रोटॉन के हिसाब से जमाऊं तो सही रहेगा या नहीं रहेगा, अगर रहेगा तो क्यों रहेगा और नहीं रहेगा तो क्यों रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, सोच के बताइए। सर प्रोटॉन को लेंगे तो फिर नहीं होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे। हाँ, इलेक्ट्रॉन भी उतने होंगे, जैसे आपने बताया अभी कि हाँ अ, एक इलेक्ट्रॉन, अगर एक वो न्यूट्रॉन होगा, कुछ बोला था आपने, मैं भूल गया। हाँ 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 हाँ, देखो मेरा क्वेश्चन आराम से समझिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास 100 एलिमेंट है, कितने हैं, 100, ठीक है, मैं उनको जमाना चाहता हूँ, ठीक है, टेबल में जमाना चाहता हूँ, ठीक है, ढंग से। तो मैं अगर प्रोटॉन को लेकर जमाऊं, उनके अलग अलग एलिमेंट है, सबके प्रोटॉन को काउंट करके, फिर जिसमें एक प्रोटॉन है उसको पहले रखा, फिर 2 प्रोटॉन है उसको पहले बाद में रखा, 3 4 इस तरह से अगर मैं जमाना चाह रहा हूँ, तो सही होगा या नहीं होगा। नहीं सर, इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही हो सकता है मेरे हिसाब से तो। इलेक्ट्रॉन के थ्रू होगा, चलो इलेक्ट्रॉन के थ्रू होगा तो आप जमा सकते हो इलेक्ट्रॉन के थ्रू। तो इलेक्ट्रॉन के हाँ थ्रू, सपोज आप हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप इसको एक में रख रहे हो, पहले वाले ग्रुप में रख रहे हो, हाँ तो फिर हाँ हाइड्रोजन प्लस को कहाँ रखोगे, अगर मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसको कहाँ रखोगे। हाँ, ये दिक्कत हो जाएगी।
दिक्कत हो जाएगी ना। तो फिर आई थिंक सर प्रोटॉन के बेस पे वो हो सकता है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। प्रोटॉन के बेस पे होगा, क्योंकि इसका अभी भी प्रोटॉन एक है, इसमें इसमें भी प्रोटॉन एक है, इसमें भी यस प्रोटॉन एक है। प्रोटॉन एक ही है। यस सर। हाँ, मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया लेकिन प्रोटॉन सेम रहेगा। सपोज मेरा, यस सर। देखिए मेरा आयरन, मैं आपको बताता हूँ। सपोज इसका एलिमेंट लो मैं, देखिए इसमें होता है आयरन। सपोज मैं आयरन लेता हूँ, ठीक है, ये आयरन लिया मैंने, ठीक है। फीकोनी F26, हाँ 26 होता है उसमें, 26 प्रोटॉन होता है, ठीक है। समझिएगा इसको अच्छे से। अब क्या मैं इसमें से, इसमें 26, इसमें प्रोटॉन है 26। अगर मैंने यस तो सर। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? फर्स्ट, सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें? 26 ही होंगे ना भाई, सिंपल सी बात है। 26 प्रोटॉन है, 26 हो गए, ठीक है। अब मैं इसको आयोनाइज कर रहा हूँ, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 26 में से 25 रह गए। 25। हाँ 25। और एक मुझे यहाँ पे चार्ज लगाना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज। और इसमें प्रोटॉन कितना रहे? प्रोटॉन 26। वेरी गुड, प्रोटॉन 26 ही रहेंगे, ठीक है। यस सर। अगर मैंने इसमें से एक और निकाल दिया इलेक्ट्रॉन, तब डबल चार्ज हो जाएंगे उस प्लस हाँ चार्ज। डबल चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? लेकिन प्रोटॉन उतना ही रहेंगे वेरी गुड, 26। प्रोटॉन 26 रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन आपके 24 हो जाएंगे, 24 हो जाएगा। यस 24 हो जाएंगे। अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया तो इसमें फिर आपका Fe+3 हो जाएगा, ठीक है। यस सर। बट आपका इलेक्ट्रॉन इसमें और कम हो जाएगा, 23, यस ठीक है। बट आपका प्रोटॉन है वो अभी भी 26 ही है। 26 ही रहेगा। यस है ना। तो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर मैंने प्रोटॉन के हिसाब से इसको अरेंज किया है ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही, भले कितने आयोनाइज हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो, ऐड कर रहे हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आ यस रही। समझ यस रहे हो? तो इसके लिए प्रोटॉन इज द बेस्ट वे टू अरेंज ऑल द एलिमेंट्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स is the excellent way to arrange all the elements in their periodicity, ठीक है। तो हम अगर उनको पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर रहे हैं तो हम क्या लेंगे? प्रोटॉन। समझ में आ प्रोटॉन गया? के बेस पे। हाँ, प्रोटॉन के बेस में हम उनको अरेंज करेंगे, क्योंकि बाकी जो भी चीजें हैं वो सब फ्लक्चुएशन हो रहा है, ऊपर नीचे हो रही है उनकी, उनको हम नहीं ले सकते, हमको कांस्टेंट चाहिए ना। अच्छा एक चीज बताइए कि आपका जो जो अपनी गाड़ी पे नंबर लगता है ना, तो जैसे अजमेर है तो अजमेर को शायद 1 लगता है ना, ये RJ1 इस टाइप से, फिर RJ2 RJ3 इस टाइप से लगता है ना। तो ये क्यों लगता है? ये हमने क्यों किया? RJ1 2 3, सर ये जिले जिस हिसाब से बने उस हिसाब बस। से। हाँ, जिस हिसाब से जिले बने ना, अल्फाबेटिकली अजमेर का A से स्टार्ट आता है। आपका उदयपुर का कितना, यूपी सॉरी उदयपुर का 26 है ना, शायद 27। 27। 27, हाँ। तो उदयपुर का U लास्ट में आता है ना आपको अल्फाबेट में, तो वो लास्ट में। तो हमने इनको अल्फाबेट में जमाया है, ठीक है। 1 2 3 4 जो भी जिले हैं उनको अल्फाबेट में जमाया हमने, ठीक है। तो अल्फाबेट में क्यों जमाया? क्योंकि ये सेम है, एक नंबर हमेशा एक ही रहेगा, ठीक है। तो यस इसी तरह से हम यहाँ भी ले रहे हैं कि प्रोटॉन हमेशा इसमें 26 के 26 ही रहेंगे, भले कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हमको ऐसी ऐसी चीज लेनी है जो कि ऊपर नीचे नहीं होगी, तो इसके लिए हम प्रोटॉन लेंगे। समझ में आ गया? यस ठीक है। सर। यस सर। तो इसलिए हम यहाँ पे प्रोटॉन लेंगे। तो जो अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको कैसे अरेंज किया है? उसको हमने प्रोटॉन के बेसिस पे अरेंज किया, ठीक प्रोटॉन है। के बेस पे। यस तो आपके जो इंग्लिश फिजिसिस्ट थे हेनरी मोजले, ठीक है ना, तो हेनरी मोजले थे, उन्होंने जो ऑब्जर्व किया था कि एक्सरे स्पेक्ट्रा उन्होंने मेजर किया था, और उन्होंने एटॉमिक नंबर, जो आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉन, मैंने पढ़ाया था ये आपको, है ना। हाँ, यस तो एटॉमिक यस नंबर प्रोटॉन होता है। तो गिव ए स्ट्रेट लाइन एंड नोट द प्लॉट ऑफ एफ एटॉमिक मास। जो उन्होंने क्या किया था, इतना आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। he thereby showed that the atomic number is the more fundamental property of an element than its atomic mass, ठीक है। तो एटॉमिक मास जो होता है वो आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, बट इसमें क्या न्यूट्रॉन हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है, तो इसके लिए हम इसको काउंट नहीं कर सकते।
पर उसने बोला, मोजले ने बोला कि प्रोटॉन को ले सकते हैं हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोटॉन हम उसको जो अभी लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल है उसको एज ए प्रोटॉन हमने अरेंज किया था, और कैसे किया है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये जो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना वो है, तो उन्होंने क्या किया था, डिफरेंट एलिमेंट लिए 15 20 कैल्शियम, इनको है ना, मतलब ये क्या हो रहा है अगर आप ऐसे देखोगे क्या होगा, ये से इनको बढ़ मतलब रहा है। इनका एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है तो आप देखेंगे तो इनकी फ्रीक्वेंसी ऐसे मतलब बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो जैसे इसका एटॉमिक वेट बढ़ता जा रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रही है। उनके बेसिस पे उन्होंने बोला था कि अगर हम इनको पीरियोडिक टेबल के इसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करते हैं तो वी विल गेट, ठीक है ना। तो यहाँ से उन्होंने आइडिया लिया था। तो Mendeleev periodic laws was therefore according to modify is known as modern periodic table, ठीक है। तो जो हमने प्रोटॉन के हिसाब से बनाया है वो कहलाएगा आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और उन्होंने जो ये रूल दिया था वो क्या रूल था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एटॉमिक नंबर है आपका प्रोटॉन ही है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज याद रखना, एटॉमिक नंबर ही बोलेंगे बहुत चीजें है, तो उसका मतलब यही है कि हमने इसको प्रोटॉन प्रोटॉन। अरेंज किया, ठीक है। सर हाँ बोलिए। अगर हम शॉर्ट में समझना चाहें पीरियोडिक टेबल को कि हाँ सबसे पहले मतलब किसने किसने ये किया, तो उसमें आई थिंक कि सबसे पहला नाम डेनियर का आएगा, हाँ जो उनका रूल था कि ट्रिप्लाइड रूल के बेस पे उन्होंने अरेंज किया था। अपना अरेंज हाँ किया था। टाइट्स टाइट्स बनाए थे उन्होंने, और हाँ यस सर, यस। हाँ हाँ और उसके बाद न्यूलैंड बोल सकते हैं, हाँ जिन्होंने ऑक्टेट के बेस पे इसको ये हाँ किया था कि हर बनाया था, 8वां एलिमेंट जो है सेम प्रॉपर्टीज होगा, यस ऐसा बोल यस, सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। एंड थर्ड जो रूल है वो मेंडलीफ का होगा, जिन्होंने हम्म, एटॉमिक मास के बेस पे ये किया था। हाँ हाँ, और लास्ट में आप बोल सकते हैं मोस्टली। यस वेरी गुड एक्सीलेंट, ओके। तो आपने मतलब पूरा जो इस स्लाइड का जो जिस्ट है वो आपने बताया, और मुझे काफी अच्छा लगा यस कि आपको मतलब एक ऑर्गेनाइज वे में समझ में आ गया कि कैसे मतलब स्टार्टिंग से यहाँ तक हमने चीजों को समझा, जी, क्योंकि हर चीज की आपको हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे यस कोई यस भी चीज एकदम परफेक्ट नहीं होती ना, हर धीरे 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 सर, धीरे वो चीज परफेक्ट होती है। तो मतलब उन्होंने कहा हमने टाइट्स बनाए थे, और टाइट्स से भी पहले भी कुछ लोगों ने यस सर, यस किया था। उन्होंने कैसे किया था, मेटल, ये मेटल है इनको मेटल, ये नॉन मेटल, ऐसे ऐसे यस। अरेंज कर लिया था। तो वो बहुत पहले की हाँ, बात है, लेकिन मतलब इस टाइप से बहुत पहले। हाँ हाँ, ठीक है ना। तो ये है। तो अभी सिर्फ 1 मिनट ही बचा है, तो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। और मैं अभी आपको ये ओके स्लाइड शेयर कर दूंगा, है ना, ग्रुप में। ओके तो आप ओके इसको पढ़िए अच्छे से, और मुझे 3 4 क्लास और दीजिए जिसमें मैं सब निपटा दूं जो बेसिक्स है आपके। उसके बाद मैं आपको ओके सर। ठीक है पॉलीमर के बारे में पढ़ेंगे, और आपको काफी इंटरेस्ट आएगा ओके पॉलीमर के बारे में, क्योंकि जो पॉलीमर में यस जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और जो यूज है आपको मतलब वास्तव में आपको फ्यूचर में काम आएंगे, वो चीजें मैं पढ़ाऊंगा। यस। अच्छा अच्छा, ये सिलेबस आपका कितना कंप्लीट हो चुका है, कुछ आइडिया है क्या आपको कितना कंप्लीट हो चुका है? सर हाँ सर अब वो जो 18 मंथ वाले स्टूडेंट है उनका पूछ रहे हैं या फिर सबका पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि जो आपका ये जो सिलेबस है उसमें ये एटम्स पीरियोडिक टेबल ये सब दे रखा है ना, तो ये आपको पढ़ाया है हाँ या नहीं सर, ये पढ़ाया है? है। ये पढ़ा दिया आपने? सर ये वाली क्लास, ये केमिस्ट्री की अभी तक सिर्फ 2 3 यूनिट्स कंप्लीट हुई है सर, पॉलीमर मोनोमर वो वाली, ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट नहीं हुई है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं हुई तो अच्छा है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मतलब मैं मेरे को ये लग रहा था कि रिपीट तो नहीं कर रहा हूँ मैं कहीं, तो वो चीज़ है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ाई तो अच्छी बात है। तो हम पढ़ाएं यस हम ये ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं आपको, क्योंकि इसमें कुछ कुछ बच्चे हैं जिनका जिनका सिलेबस कुछ अलग है, तो मैं क्या करूँगा कि पॉलीमर भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। और अगर मुझे लगा तो फिर कहीं के बीच में इसको भी डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे, क्योंकि ओके सब सर। सबका सबका फायदा होना चाहिए ना, सबका